जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट किया जिसमें स्वतंत्रता के बाद भारत की जो राजनीति है उसके पहले चैप्टर को हम लोगों ने देखा, जो क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आज उसी के दूसरे चैप्टर, जिसका नाम क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का युग, यानी एक ही दल का जो युग रहा वो कब से कब तक रहा और उसका क्या इतिहास रहा, उसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करनी है। आज इसकी शुरुआत करनी है। और मैं बता दूं आपको कि भारतीय राजनीति में जो 12th क्लास में आपको पढ़ना होता है, उसमें तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही होता है। साथ ही साथ जो आपको पढ़ना होता है वो स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या राजनीतिक स्थिति रही, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है। और साथ ही साथ क्या पढ़ना होता है, तो विश्व की जो राजनीति है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो एक दलीय प्रभुत्व का युग। तो इसके अंतर्गत हम लोग को क्या कुछ पढ़ना है, क्या ध्यान में रखना है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एक दलीय प्रभुत्व का युग, हम सभी जानते हैं कि जो भारत है, भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त किया। और जो भारतीय संविधान था, ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। लेकिन सिर्फ संविधान लागू हो जाना ही ये लोकतंत्र की सफलता नहीं है। लोकतंत्र की सफलता का असल उद्देश्य क्या होता है कि जो संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया, उन प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू करवाना और उसके आधार पर अपने देश के शासन का संचालन करना, ये होता है एक सफल लोकतांत्रिक देश की परिभाषा। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू तो हो गया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या, जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती के समय मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, थोड़ी बहुत झलकियां बताई थी, और मैंने कहा था कि अगले चैप्टर में जब चलेंगे हम लोग तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। वो क्या था, राष्ट्र निर्माण की चुनौती में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी, लोकतंत्र को बहाल करना, लोकतंत्र को कायम करना। क्योंकि जिन परिस्थिति में हमारा देश आजाद हुआ, ऐसी परिस्थिति में लोगों को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आज जिस हद तक हमारे देश में लोकतंत्र सफल है। हालांकि जब देश की आज़ादी हुई तो दो डोमिनियन स्टेट के रूप में, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, स्वतंत्र हुआ। और पाकिस्तान की स्थिति आप देख करके आज भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कल तक भारत के संदर्भ में भी यही बात कही जाती थी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिरकार भारतीय संविधान लागू हुआ, और लागू होने के बाद सबसे बड़ा जो काम सौंपा गया हमारे भारतीय नेताओं को, उनकी जिम्मेदारी से उनको अवगत कराया गया। वो जिम्मेदारी क्या थी, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र को बहाल करना। अब इस लोकतंत्र की बहाली के लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, चुनाव करवाना। साथियों, चुनाव। अब जब चुनाव करवाना है तो चुनाव के लिए जो चुनावी अंग होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो आप भी जानते हैं, वो क्या है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। और जनवरी महीने में ही चुनाव आयोग का गठन कर लिया गया। ये गठन हुआ कब, तो इसी जनवरी महीने में, जिस महीने में, यानी भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो जनवरी महीने में ही क्या हुआ, चुनाव आयोग का गठन कर लिया गया। और ये वर्ष यही था 1950। अब जब चुनाव आयोग का गठन हुआ
तो लोगों को ऐसा लगा कि जो प्रथम चुनाव है, कैसा चुनाव? लोकतांत्रिक तौर पे जो पहला चुनाव होना था, इससे पहले हमारे देश में जो सरकार का संचालन होता था, वो चुनाव के हिसाब से नहीं होता था, बल्कि अंतरिम सरकार के हिसाब से। यानी कुछ ही लोग जो संविधान सभा के लोगों को चुने थे और उन्होंने ही कुछ जो तंत्र है, उनको चुन करके सरकार का संचालन शुरू किया। लेकिन अब बारी थी लोकतांत्रिक तौर पर सरकार के गठन की, तो उसके गठन के लिए चुनाव आयोग का गठन होना बेहद आवश्यक था, जो कि हुआ 1950 में ही जनवरी महीने में। अब जब जनवरी महीने में ही चुनाव आयोग का गठन हो गया, तो लोगों को ऐसा अंदाजा हुआ कि जनवरी महीने में 1950 ईस्वी में ही क्या हो जाएगा, पहला आम चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन साथियों, इतना आसान काम नहीं था चुनाव करवाना, क्योंकि भारत जैसे इतने विशाल देश में जहाँ क्या था, तो जहाँ पे लगभग लगभग नहीं, 3300 विधानसभा सीटों पर चुनाव करवाना था। 489 सीटों पर, कौन सी सीट? लोकसभा की सीटों पर चुनाव करवाना था। ये दोनों एक साथ ही होता था उस समय। और आज भी मोदी सरकार की ये कोशिश है कि दोनों चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराया जाए, ताकि जो चुनावी खर्च है वो बचे और हम लोगों तक उस खर्चे को पहुंचाया जाए 15-15 लाख रुपया। 3300 विधानसभा सीटों पर और 489 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना था। और साथियों, इससे बड़ी बात ये थी कि उस समय जो हमारे देश में कुल मतदाता थे, मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो लगभग 17 करोड़। इतने विशाल मतदाताओं की संख्या, इतने सारे विधानसभा सीटों पर इलेक्शन करवाना, इतने सारे लोकसभा सीटों पर इलेक्शन करवाना एक वर्ष में संभव नहीं था। और इससे बड़ी बात क्या थी कि जो मतदाता थे, 17 करोड़ मतदाताओं में केवल और केवल 15% मतदाता साक्षर थे। मैं शिक्षित नहीं बोल रहा हूं साथियों, साक्षर बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में साक्षर होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आज के डेट में शिक्षित होना एक तरह से गुनाह है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने शिक्षा ग्रहण करके इस देश के हिसाब से कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन अब इस वजह से आप शिक्षित होना मत छोड़ दीजिएगा। साक्षर का मतलब होता है जो अपना हस्ताक्षर करना जाने और अपना नाम पढ़ ले, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ले, थोड़ी बहुत अक्षर का ज्ञान हो, उसको साक्षर बोलते हैं। तो 15% मतदाता उस समय साक्षर थे, ना कि शिक्षित थे। अब जरा सोचिए, अंग्रेज हमारे देश को आजाद किए। अंग्रेज क्या आजाद किए? हम लोगों ने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद करवाया। ऐसी परिस्थिति में हमारे देशवासियों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तो शिक्षित होना तो बहुत बड़ी बात है। साक्षर होना ही काफी बड़ी बात थी। तो 15% मतदाता साक्षर थे। अब ऐसे जरा सोचे साथियों, ऐसी परिस्थिति में चुनाव करवाना कितनी बड़ी बात थी। इसके अलावा 3 लाख जो कर्मचारी थे, उनको ट्रेंड करवाना था। 3 लाख कर्मचारियों को ट्रेंड करवाना, साथ ही साथ जो मतदाता थे उनको भी ट्रेंड करवाना था कि आप मत कैसे देंगे, किस हिसाब से मत देंगे। और ये जिम्मेदारी, चुनाव की जो जिम्मेदारी थी, वो सौंपा गया किसको?
तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो कि थे कौन? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, जिनके जिम्मेदारी में ये चुनाव होना था और उन्होंने आखिरकार इस चुनाव को संपन्न करवाया। और ये चुनाव संपन्न होते होते काफी समय लगा। 1951 से 1952, फरवरी 1952 तक ये चुनाव चला। ये अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ था और फरवरी 1952 तक जाकर के भारत का प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। तो जो प्रथम आम चुनाव है वो कब से कब तक, कौन से ईस्वी में हुआ? 1951 और 52। और इस 1951-52 के चुनाव में, यानी प्रथम आम चुनाव में साथियों, रिजल्ट क्या हुआ आपने भी जाना। आप जानते होंगे कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे, आम चुनाव का जो इलेक्शन होता है इससे प्रधानमंत्री बनते हैं। बनते तो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा सदस्य किसको चुनते हैं? तो हमारे देश के जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, वास्तविक शासक, उनको चुनते हैं। तो परिणाम ये आया कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया वो किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करा। और आप भी जानते हैं कि ये नेहरू जी कौन से दल से थे? तो कांग्रेस, जिसका गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में हम लोग इस इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जो कांग्रेस इलेक्शन जीता, कांग्रेस के इलेक्शन जीतने से पहले लोगों में चर्चाएं थी कि चुनाव, इतने बड़े देश में चुनाव करवाना, निष्पक्षता से चुनाव करवाना बहुत मुश्किल काम है। हालांकि जब कांग्रेस की जीत हुई तो ये सारी की सारी बातें धाराशायी हो गई। ये कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो लोकतंत्र की नाकामयाबी वहीं से उभर कर शुरू हो रही थी, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस पर इतना भरोसा जता लिया था। अगर ये कह दिया जाता कि बिना चुनाव के ही कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री के रूप में सेलेक्ट कर लेते हैं, चुनाव का खर्चा बच जाएगा, तो लोग मान भी जाते। उस समय देश की परिस्थिति ऐसी कुछ बनी हुई थी। और साथियों, एक बात और, एक और कठिनाई हमारे देश में उस समय थी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट वोट। ऐसे देश जहां पे भूख प्यास से लोग बेहाल हैं, खाने के लिए बहुत कम चीजें बची हुई है, ऐसे देश में एक ही बार में क्या कर दिए? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू कर दिए। सार्वभौमिक के मतलब पुरुष महिला सबके लिए। हालांकि यूरोप में उस समय कुछ ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। आपने भी सुना होगा, सऊदी अरब में 2015 में दिया गया। तो उन देशों में कुछ ही जो गिने चुने लोग होते थे उनको मताधिकार का अधिकार था, मतलब मताधिकार प्राप्त था। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं था। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, सबको मताधिकार प्राप्त था। ये भी एक तरह से चुनौती थी कि इतने सारे लोगों को लेकर के मतदान करवाना, ये बहुत बड़ी समस्या थी। खैर, जो भी हो, आखिरकार चुनाव संपन्न हुआ और कांग्रेस की जीत हुई। और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो देश का नेतृत्व संभाला वो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन साथियों, हम लोग का जो असल मुद्दा है 12th क्लास के चैप्टर में, वो क्या है? चुनाव के बदलते तरीके, यानी मतदान के बदलते तरीके कि मतदान
कैसे-कैसे हुआ और उसके तरीकों में क्या-क्या बदलाव हुआ और उन तरीकों में जो बदलाव हुआ, कैसे-कैसे क्या चीज़ें लागू हुई, इनके बारे में हम लोग को अब चर्चा करनी है। तो हेडिंग में क्या होगा? मतदान या चुनाव के बदलते स्वरूप। चुनाव के बदलते स्वरूप। साथियों, जब प्रथम आम चुनाव हुआ, तो प्रथम चुनाव में क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान ये था कि जो मतदाता होंगे, उनके सामने क्या होगा? एक मतपेटी होगी, मतलब एक नहीं, मतपेटी, कई मतपेटियां होंगी, अलग-अलग पार्टीज की मतपेटियां रखी जाएंगी और उस मतपेटी पर क्या होगा? मतपेटी पर ही चुनाव चिन्ह होगा, चुनाव चिन्ह होगा और इस चुनाव चिन्ह को जो पसंद करे, मतलब जो मतदाता इनको पसंद करे, वो क्या करेंगे? एक सादा कागज, कौन करेंगे ये काम? मतदाता। मतदाता क्या करेंगे साथियों? तो सादा पेपर दिया जाएगा उनको, सादा पेपर, और इस सादे पेपर को अपने पसंदीदा चुनाव चिन्ह में मतपेटी में डालना है। समझ आई? नहीं समझ पाए? फिर से सुनिए। प्रथम आम चुनाव में क्या हुआ? एक, मतलब मतपेटी रखी गई जिसमें जो कैंडिडेट थे उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते थे और जो मतदाता गण थे तो वो जाते थे, सादा पेपर को उस चुनाव चिन्ह वाले बक्से में डाल देते थे, मतपेटी में डाल देते थे। इस तरह से उनका चुनाव, मतदान हो जाता था। और ये चला कब तक? ये 2 बार चला, प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में। पहले और दूसरे आम चुनाव में क्या हुआ? ऐसा ही सिस्टम, जो कि क्या था? सादा पेपर लेके जाइए और अपने पसंदीदा कैंडिडेट के मतपेटी पे डाल के आइए, आपका वोट संपन्न हो जाएगा। तीसरे चुनाव में ये प्रावधान किया गया कि जो कैंडिडेट होंगे उनका नाम होगा और नाम के सामने ही क्या होगा? चुनाव चिन्ह होगा। और जो मतदाता गण होंगे, ये मतदाता गण क्या करेंगे? उनके नाम के सामने जो चुनाव चिन्ह है, उस चुनाव चिन्ह पर ठप्पा लगाएंगे, मोहर। और ठप्पा लगाने के बाद ये मान लिया जाएगा कि वो जो पसंद किए, वो इस कैंडिडेट को पसंद किए, फिर उसको मोड़ करके क्या करना है? उस बक्से में डाल देना है। इस तरह से उसका मतदान हो जाता था। लेकिन कई देशों में मतदान के लिए क्या था? मत का दान कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो सुरक्षा होनी चाहिए। तो मतदान के लिए क्या था? ईवीएम था। ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और हमारे देशों में भी, हमारे देश के लिए भी ईवीएम की मांग उठी और पहली बार जो ईवीएम थी, ईवीएम 1992 में क्या किया गया? 1992 में एक नियम बनाया गया कि हमारे देश में भी क्या होगा? ईवीएम लागू होगा। लेकिन थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगा और लागू होते-होते ये वर्ष चला गया 1998। 1998 में कुछ कुछ ही क्षेत्रों में, चुनावी क्षेत्र में, जैसे दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन के लिए और उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन के कुछ क्षेत्रों में ईवीएम मशीन लागू हुआ। लेकिन चूँकि हम लोग पार के आ रहे हैं आम चुनाव की बात कर लेते हैं। 2004 ये वो चुनावी वर्ष था जब क्या हुआ? पहली बार ईवीएम मशीन लागू किया गया। पहली बार ईवीएम मशीन की अगर बात करें तो 2004 में, आम चुनाव के लिए बोल रहा हूँ, आम चुनाव के लिए बोल रहा हूँ साथियों। ये आम चुनाव यानी जनरल इलेक्शन में पहली बार
ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? तो 2004 में हुआ। और 2004 के बाद फिर 2011 में इसमें कुछ बदलाव की मांग उठी, और वो बदलाव जाकर पहुंचा कहाँ? 2019 में। और 2019 से क्या हुआ? तो ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी इसको लगाया गया ताकि चुनाव और ज्यादा पारदर्शिता हो जाए, चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी तरह का कोई घोटाला ना हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, और रोना रोते रहते हैं। हारने वाले अक्सर ऐसा रोते हैं। और साथियों, 2019 के बाद से अब तक यही सिस्टम चलता आ रहा है, और इस तरह से जो चुनावी हालात हैं हमारे देश में समय समय पर बदलता रहा, और आज का जो प्रावधान है वो ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपीएटी भी है। लेकिन 2014 वह वर्ष था जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, और यही वो वर्ष था जब नोटा का प्रावधान किया गया। और ये नोटा का जो प्रावधान है साथियों, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि नोटा क्या है, नोटा में वोट डालने से क्या होगा, और नहीं डालेंगे तो क्या आपको जेल हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताया है। और हमें जानना भी चाहिए कि नोटा क्या है। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, यानी जितने सारे कैंडिडेट यहाँ पे दिया गया है ईवीएम मशीन में, जो वीवीपैट है, इसमें जितने सारे कैंडिडेट हैं वो मेरी निगाह में, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, मतदान करने वाले जो नोटा में मतदान करते हैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ कि मेरी निगाह में वो सारे के सारे कैंडिडेट क्या हैं? नालायक हैं। मैं किसी को अपने लायक नहीं समझता हूँ। सो प्लीज मैं क्या करूँगा? मैं नोटा में वोट करूँगा। हालांकि बिहार में सबसे ज़्यादा नोटा में वोट पड़े, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चूँकि अलग-अलग जगह पर है। अगर नोटा में कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है तो उसके बारे में भी प्रावधान मैंने बताया हुआ है क्या कुछ है। तो नोटा का पहली बार जो इस्तेमाल हुआ वो 2014 के आम चुनाव में हुआ, और इस नोटा को एक कैंडिडेट का दर्जा कब मिला? तो इस नोटा को कैंडिडेट का दर्जा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं किए हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र चुनाव आयोग है वहां पर क्या हुआ, उस जो नोटा है उसको क्या किया गया, एक कैंडिडेट माना गया कि वो भी एक क्या है, बाकी कैंडिडेट की तरह कैंडिडेट है। अगर वो जीत जाता है तो चुनाव रद्द करा दिया जाए, और उस क्षेत्र के सारे नालायक कैंडिडेट को हटाकर किसी लायक कैंडिडेट को लाया जाए और दोबारा से चुनाव को। बहरहाल साथियों, आज हम लोगों ने एक प्रश्न को देखा 12th का। वो प्रश्न क्या था कि चुनाव के बदलते स्वरूप पर चर्चा करें। ये सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव के प्रश्न में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि चुनाव के बदलते हालात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चुनाव के, या फिर आपको प्रश्न दिया जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर उनके बारे में चर्चा करें। अलग अलग तरह के प्रश्न दिए जाते हैं जो मैंने आपको बताया, डिस्कस किया। और ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात करें साथियों, ऑब्जेक्टिव आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, घबराइए मत। चाहे वो 12th के बोर्ड में हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। और साथ ही साथ जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलता रहेगा, और आप अब लगातार मेहनत करते रहिए। अब कंटिन्यू वीडियो आपके पास आता रहेगा।
तब तक के लिए खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।